जिसमें आपका सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल और सुपिनेटर मसल आ जाते हैं। अगर आपको ये नहीं भी याद रहते तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए 3 BDCs जो कि डैमेज होते हैं। बाइसेप ब्रेकियाई हो गया, ब्रेकियोरेडियालिस हो गया, ब्रेकियालिस हो गया, डेल्टॉइड हो गया और कोरेकोब्रेकियालिस हो गया। कोरेकोब्रेकियालिस इज नॉट मेंशन्ड हियर बट दिस इज आल्सो डैमेज इन दिस केस। अच्छा, अब हमारे पास इस डैमेज की वजह से इफेक्ट क्या आता है। अच्छा, अब इसको ना मैं आपको ये डायग्राम की मदद से दिखाता हूँ। इसमें डायग्राम हमें दिखाई गई है, वहां से आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा होता है मेनली हर्ब्स पैरालिसिस के अंदर। दिस इज द डायग्राम ऑफ द हर्ब्स पैरालिसिस। अब देखिए इसकी आर्म जो है वो बिल्कुल एडक्टेड है, बिल्कुल बॉडी के साथ लग गई है आपकी आर्म और फोर आर्म, यानी वो एबडक्ट नहीं कर पाएगा। पेशेंट आपके पास आएगा और पेशेंट की जो आर्म है वो एबडक्ट नहीं हो पा रही होगी। दूसरा, आप इसकी फिंगर्स पे फोकस करें कि आप उसका जो हैंड है वो बैक साइड पे टिल्ट कर गया है, यानी उसका हैंड जो है वो क्या कर गया है, अब बैक साइड पे हो गया, वो फ्रंट साइड पे मूव नहीं कर पा रहा। सो ये हमारे पास जो है ना इसकी कंडीशन आएगी इस कंडीशन के साथ, यानी उसको स्टिफन होगा, वो एबडक्ट नहीं कर पा रहा होगा अपनी आर्म और फोर आर्म को। और इस कंडीशन को ना हम जो है वो दो नाम भी देते हैं, वन इज द पुलिसमैन टिप हैंड एंड द सेकंड वन इज द वेटर टिप हैंड। व्हाई वी नेम दिस इन दिस वे, देखिए ये इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो पुलिसमैन होते हैं वो रिश्वत वगैरह लेने के लिए अपनी बैक साइड पे अपना हाथ करके कहते हैं कि भाई जो टिप शिप देनी है वो मुझे दे दो, ताकि मेरे जो है ना सीनियर अफसर को ना पता चले। बिल्कुल इसी तरह जो वेटर्स होते हैं वो भी ऐसे टिप मांगते हैं, अपना हैंड पीछे करके बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ आर्म को अटैच करके और अपने जो है हाथ को पीछे की तरफ मोड़ के, जिस तरह आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो मोड़ के रखते हैं, ताकि जो है वो उनके मालिक को ना पता चले कि ये कस्टमर से जो है वो टिप वगैरह ले रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अर्ब्स पैरालिसिस। का दूसरा नाम जो है वो वेटर्स टिप हैंड या फिर पुलिसमैन टिप्स हैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, आपकी आर्म जो है और फोर आर्म जो है वो एडक्ट हो जाती है और आपके जो हैंड्स हैं वो इस कंडीशन में चले जाते हैं। क्योंकि ये मसल्स का डैमेज हुआ पड़ा होता है। सो हमने देखा कि इसमें हमें क्या क्या कंडीशंस मिलेंगी। हैंग्स बाय द साइड, जो आपकी आर्म्स हैं वो आपके साथ में हैंग कर रही होती हैं। इट इज एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड, मीडियल साइड पे रोटेट हो जाती हैं, यानी आपके जो हैंड्स हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। एंड फोर आर्म जो है वो आपके एक्सटेंड कर जाती है। और प्रोनेटेड, प्रोनेशन और सुपिनेशन आपने जनरल एनाटमी के अंदर पढ़ा होगा कि अगर आपका नॉर्मल एनाटमिकल पोजीशन में अपनी आर्म और फोर आर्म को लेके खड़े हैं तो दिस इज द सुपिनेशन फॉर्म, और अगर आप इसे रोटेट कर देते हैं मीडियली तो दिस इज द प्रोनेशन। फिर दूसरी बात उसने की कि इसे पुलिसमैन टिप्स हैंड या फिर वेटर्स टिप हैंड भी कहते हैं। लास्टली हम देखते हैं कि डिसेबिलिटीज, यानी पेशेंट कर क्या नहीं सकेगा। देखिए हमने ये बात की उसके जो उसके सिम्टम्स हैं वो कंडीशंस होती हैं जो हमें नजर आ रही होती हैं, और साइंस वो होते हैं जो या डिसेबिलिटीज वो कंडीशंस हैं जो वो कर नहीं पा रहा, डिसेबल है, वो ये काम नहीं कर पाएगा। देखिए उसके मैंने बात की कि उसकी आर्म्स एडक्टेड होंगी तो मतलब ये है कि वो अपनी आर्म्स को एबडक्ट नहीं कर पाएगा। उसके जो फोर आर्म है वो एक्सटेंडेड है तो मतलब वो अपनी फोर आर्म को जो है वो फ्लेक्स नहीं कर पाएगा। सुपिनेशन, उसके हमने पढ़ा था फोर आर्म प्रोनेटेड है तो मतलब वो सुपिनेट नहीं कर पा रहा, इसी वजह से तो प्रोनेटेड है। ठीक है, बाइसेप्स पे हमें जर्क्स मालूम मालूम होंगे और सेंसेशन जो है वो नहीं होगी, क्योंकि एनेस्थीसिया के अंदर ये कंडीशन होती है कि सेंसेशन प्रॉपरली नहीं आ रही होती, और एनेस्थीसिया एक मेजर काज होता है आपके अर्ब्स पैरालिसिस का, अगर गलत एनेस्थीसिया दे दें सो सेंसेशन का लॉस भी हो जाता है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लम्प्स पैरालिसिस। क्लम्प्स पैरालिसिस जो है इसमें लोअर ट्रंक इंजरी होती है, जिस तरह अपर ट्रंक इंजरी से हमारे पास अर्ब्स पैरालिसिस होता है, लोअर ट्रंक इंजरी से क्लम्प्स पैरालिसिस हो जाता है। और ये क्यों होता है, वहां हमने देखा था अनड्यू सेपरेशन बिटवीन द शोल्डर एंड द नेक, यहाँ अनड्यू एबडक्शन ऑफ द आर्म। अगर अपनी आर्म को बहुत ज्यादा आप एबडक्ट कर दें या फिर आप जो है क्लचिंग मूवमेंट हो जाए, आर क्लचिंग समवेयर विद द हैंड, जब कोई लोग क्लचेस यूज करते हैं वो उनके अंदर ये इसके चांसेस होते हैं। क्लचेस मीन बैसाखियां वगैरह यूज कर रहे होते हैं, या फिर बर्थ इंजरी, अगर यहाँ डिफिकल्ट बर्थ इंजरी है तो इससे भी ये चांसेस होते हैं, यानी आपको डैमेज होने के, आपके क्रम्प के पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। इसमें कौन कौन सी रूट्स इन्वॉल्व होती हैं, T1 एंड C8, ठीक है, लेकिन मेनली T1 इन्वॉल्व होती है। यहाँ से एक बात आप निमोनिकली भी याद रख सकते हैं कि जो आपके ब्रेकियल प्लेक्सस का सबसे ऊपर वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला रूट और सबसे आखिर वाला रूट है, ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने अर्ब्स पैरालिसिस में देखा था C5 मेनली इन्वॉल्व होता है, आल्दो इन्वॉल्व दोनों होते हैं C5 और C6, लेकिन C5 मेनली इन्वॉल्व होता है। और यहाँ हमने देख रहे हैं कि C8 और T1 इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो T1 है ये मेनली इन्वॉल्व होता है क्योंकि बिल्कुल एंड पे है।
अब इससे मसल्स कौन कौन से आपके पैरालाइज हो जाते हैं, इसमें इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड होते हैं जिन्हें T1 सप्लाई कर रही होती है, और अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट होते हैं जिन्होंने आपके रिस्ट को जो है वो फ्लेक्स करना होता है। ठीक है, वो जो है वो आपके डैमेज हो जाते हैं। जब आपकी फिंगर्स और रिस्ट फ्लेक्स नहीं कर रही तो फिर कंडीशन क्या होगी, बंदा किस कंडीशन के साथ आएगा, क्ला हैंड डिफॉर्मिटी। क्ला हैंड क्या होता है ये मैं आपको डायग्राम की मदद से दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसमें आपकी एक्सटेंशन हो जाती है, आपकी हाँ जो है ना हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है आपके रिस्ट के अंदर, और आपकी जो फिंगर्स हैं ये फ्लेक्स हो जाती हैं, यानी इस किस्म का क्ला बन जाता है। जिस तरह लोबस्टर क्ला होता है ना, आपने कभी केकड़े को देखा हो तो उसके आगे क्लास होते हैं, बिल्कुल इस तरह आपका हाथ हो जाता है। सो कंप्लीट क्ला हैंड डिफॉर्मिटी के साथ आएगा। क्यूटेनियस एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया इज अ नैरो जोन अलोंग विद द अल्नर बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म एंड हैंड। दिस इज नॉट अ हाई यील्ड थिंग, लीव दिस थिंग राइट नाउ। अच्छा, हॉर्नर सिंड्रोम जो है ये आप पैथोलॉजी के अंदर डिटेल से पढ़ते हैं, इतना इसको डिटेल में हमें डिस्कस नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखते हैं कि अगर T1 इंजर्ड हो जाए प्रॉक्सिमल टू द वाइट रैमस कम्युनिकेंस। वाइट रैमस क्या होता है मैं डिटेल में बता चुका हूँ स्पाइनल, जब हमने नर्व्स देखी थी कि हमारे पास एक वाइट रैमस होता है और एक ग्रे रैमस होता है। सो अगर T1 इंजर्ड हो जाए तो इससे ये कंडीशन आ जाती है, टोसिस हो जाती है, मायोसिस हो जाती है, हाइड्रोसिस आ जाती है। ये सारी क्लिनिकल कंडीशंस हैं, नहीं याद रहती, लीव दिस टॉपिक, दिस इज नॉट अ हाई यील्ड टॉपिक। आपको क्लम्स के पैरालिसिस का पता होना चाहिए और इससे क्ला हैंड कैसे आता है ये पता होना चाहिए, और उसके बाद ये दो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि क्लम्प के पैरालिसिस से क्या क्या चेंजेस आते हैं। नंबर वन इज द वेजोमोटर चेंज। वेजोमोटर चेंज का मतलब ये होता है कि आपकी स्वेटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और आपकी स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और आपकी सेंसरी लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नंबर वन, जब आपको क्लम्प के पैरालिसिस हो जाता है तो आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता आपकी स्किन के ऊपर, आपको कोई कील चुभ रहा है, आपको कोई हॉट एंड कोल्ड फीलिंग आती नहीं है। सो पेन इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, कि आपको पेन होती है तो आपको समझ में आ जाती है कि मुझे इस चीज से हटना है। सो इस कंडीशन में क्या होता है, क्लम्प के पैरालिसिस में आपको बिल्कुल पेन ही नहीं होती, सेंसरी लॉस हो जाता है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और स्वेटिंग नहीं होती। स्वेटिंग इज आल्सो अ ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, कि अगर स्वेटिंग ना हो तो आपकी थर्मोरेगुलेशन ना हो। सो दिस वन इज द डिजीज, और डिजीज के अंदर स्वेटिंग नहीं हो रही होती क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी नहीं होती, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता। ट्रॉफिक चेंजेस का मतलब होता है कि आपकी स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और नेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो ट्रॉफिक चेंजेस में ये होता ही है क्लम्प के पैरालिसिस में कि आपकी स्किन जो है वो क्रैक करना शुरू कर जाती है और जो आपकी नेल्स हैं वो क्रैक करना शुरू कर जाते हैं। लास्टली आ जाता है विंगिंग ऑफ स्कैपुला, इंजरी टू द नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। अगर सेरेटस एंटीरियर मसल की इंजरी हो जाए जो उसे नर्व सप्लाई करती है तो आपका सेरेटस एंटीरियर मसल जो है वो आपका काम नहीं करता, आप ओवरहेड एबडक्शन नहीं कर सकते, आप पंचिंग एंड पुशिंग मूवमेंट नहीं कर सकते, आपका विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है, आपका जो इंफीरियर एंगल और जो मीडियल बॉर्डर होता है वो प्रोमिनेंट होता है। ये हम डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो एज वेल। सो लास्टली हमने पेशेंट, ये हमने क्लिनिको एनाटॉमिकल प्रॉब्लम देखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं पेशेंट आ गया है जो कि अपना एबडक्ट नहीं कर पा रहा शोल्डर, और उसकी एल्बो जॉइंट फ्लेक्स हुआ पड़ा है और सुपिनेट जो है वो उसकी फोर आर्म नहीं हो रही, ये उसके अंदर इनएबिलिटीज हैं। और ये हमने तीनों इनएबिलिटीज कहाँ देखी, हमने अर्व्स पैरालिसिस के अंदर देखी। सो पहला क्वेश्चन था कि साइट ऑफ इंजरी क्या होगा, अर्व्स पॉइंट होगा। व्हाट इज द पॉइंट कार्ड, इस पॉइंट को हम अर्व्स पॉइंट कहते हैं, और इसमें कौन कौन सी नर्व्स इफेक्टेड होंगी, वी नो कि हमारे पास जो है वो C5 और C6, और उसमें भी मेनली C5 इन्वॉल्व होगी। लास्टली हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नंबर वन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। सो आपने ये चीज याद की है कि आपके पास अपर स्कैपुलर नर्व, रिमाइंड द निमोनिक, जो आपने पढ़ा था अल्नर, उसमें अपर स्कैपुलर नर्व भी आ गई थी, लोअर सब स्कैपुलर भी आ गई थी, एक्सिलरी भी आ गई थी, लेकिन सब सुप्रा स्कैपुलर नहीं आती थी। ये आपके पास इसका आंसर है। पोर्टर टिप्स हैंड, इसका दूसरा नाम अर्व्स पैरालिसिस होता है, विच इज नॉट अ ब्रांच ऑफ द लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। मैंने बताया था कि लैटरल रूट तो मीडियन नर्व का तो इधर से आता है, लेकिन जो मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व है ये मीडियल कॉर्ड से आ रहा होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। उसने पूछा है कौन सा इसका ब्रेकियल कार्ड लैटरल कॉर्ड का हिस्सा नहीं है। अर्व्स पैरालिसिस काज द वीकनेस ऑफ ऑल मसल, मैंने याद करवाया था निमोनिक 3 BDCs और उसके साथ सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और सुपिनेटर मसल अटैच होते हैं जो कि अर्व्स पैरालिसिस के अंदर जो है वो उनका पैरालिसिस हो जाता है। ट्राइसेप ब्रैकियाई मसल जो है वो बिल्कुल आपका इन्वॉल्व नहीं होता इस कंडीशन के अंदर। सो द ट्राइसेप ब्रैकियाई इज द राइट आंसर, क्योंकि उसने पूछा है वो मसल जो कि इन्वॉल्व नहीं होता।
लास्ट है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्सिला इज फॉर्म्ड बाय ऑल द मसल एक्सेप्ट, मैंने बताया था टीरीज मेजर मसल लैटिसिमस टॉर्साई और सुप्रास्कैपुलर सब कैपुलरिस बनाते हैं, टीरीज माइनर नहीं बनाते. So that was all about today's lecture.